हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स का इंस्टीट्यूट। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर होगा यहाँ पे डील करेंगे फाइलम पॉरीफेरा से रिलेटेड उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके कैनाल सिस्टम के बारे में डील करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम डील करेंगे रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस के बारे में कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। और जो उसका सेकंड पार्ट बनेगा, सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके स्केलेटन के बारे में कि उसका स्केलेटन कैसा बना होता है। और साथ के साथ हम डील करेंगे क्लासिफिकेशन, बिकॉज जो क्लासिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं स्केलेटन पे बेस्ड होता है। तो जो स्केलेटन सिस्टम है और जो क्लासिफिकेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। एटलीस्ट इससे क्या होगा कि जो ये मैं लेक्चर बनाता हूँ तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं अपने मेन लेक्चर पे। तो आज हम डील करने वाले हैं फाइलम पॉरीफेरा। तो जो फाइलम पॉरीफेरा है इसके अंदर हम बेसिकली डील्स करते हैं स्पॉन्जेस के बारे में। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आज हम डील करने वाले हैं वो किसके रिगार्डिंग है, स्पॉन्जेस के रिगार्डिंग है। तो आज हम यहाँ पे डील करेंगे स्पॉन्जेस के बारे में। तो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे हम जो डील करेंगे, सबसे पहले वो डील करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया है जहाँ पे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है, मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे मैंने कुछ टर्म्स को पहले ही क्लियर कर रखा है, जैसे सेल्युलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, उसके बाद लार्वल या बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन कैसा होता है। ये सब चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई अर्ज कि एक बार आप जरूर जाएं और जाके उस वीडियो को देख लें, ताकि जो आज हम टर्म यहाँ पे यूज करेंगे उस टर्म में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि बेसिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्पॉन्जेस के अंदर डिस्कस या देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिटेल करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितने भी ये जो फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या सिंपली बोल सकते हैं जो स्पॉन्जेस होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये होते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेलुलर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में या जो लास्ट वीडियो था वहां पे बताया था कि अभी यहाँ पे हम जितने भी बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में, तो सबसे पहले वो मल्टी सेलुलर तो होंगे ही होंगे, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स कि यहाँ पे जो सेल्स हैं, अभी हम आगे डील करेंगे इस चीज को, कि यहाँ पे हर एक सेल एक अपना अलग परफॉर्म करता है, अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे सेल्स इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, यहाँ पे वो आपस में मिक्स होकर टिश्यू नहीं बना रहे, वो ऑर्गन नहीं बना रहे, वो ऑर्गन सिस्टम नहीं बना रहे। यानी हर एक इंडिविजुअल सेल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको नोट्स की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितना भी मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, ये सारा का सारा एनोटेटेड पीपीटी के फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मैं कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप क्या करें, बिल्कुल नोट्स की तो टेंशन ना ही करें। ठीक है, सिर्फ समझने में कोशिश करें, समझने पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। उसके अलावा क्या है, ये मल्टी सेलुलर है। सेकंड पॉइंट हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, अगर सेकंड पॉइंट अगर मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँ, तो ये जनरली क्या होता है, जितने भी सारे के सारे ये जो स्पॉन्जेस हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि ऑल आर एक्वेटिक, यानी सारे पानी में मिलेंगे। ठीक है, ऑल आर एक्वेटिक। अब आप पूछेंगे यार एक्वेटिक में तो फ्रेश वाटर भी होता है, मैराइन वाटर भी होता है, तो फ्रेश वाटर ज्यादा होता है या मैराइन वाटर ज्यादा होता है। तो अगर एक्वेटिक की बात करें तो जितने मोस्टली अगर हम बात करें, जितने मोस्टली जो आपके स्पॉन्जेस हैं वो मैराइन होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं। मैराइन का मतलब ये मैराइन वाटर में देखने को मिलेंगे, मोस्टली मैराइन होते हैं, बट कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। फ्यू फ्यू आर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। क्योंकि सारे के सारे पानी में ही मिल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको पहले ही टर्म क्या लिख लिया, एक्वेटिक लिख लिया।
और उस एक्वेटिक में भी सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें रेशियो किसका है, वो सबसे ज्यादा रेशियो आपका मेराइन वाटर का है। फ्रेश वाटर में बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप पूछेंगे कौन सा है, कोई एग्जाम्पल बता दो यार। अगर इतना बता ही रहे हो तो एग्जाम्पल भी बता दो। तो एग्जाम्पल हम ले लेंगे स्पॉन्जिला का, स्पॉन्जिला। ठीक है, ये स्पॉन्जिला क्या है आपका, ये स्पॉन्जिला है आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो दो कैरेक्टर हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मैंने पहले ही आपको, मतलब जो फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था वहां पे मैंने बता दिया था कि इनकी जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, तो बॉडी कैसी होगी, बॉडी इज एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। ठीक है, आई थिंक एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में एक एस ज्यादा लगा दिया है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो बॉडी इज एसिमेट्रिकल, बॉडी क्या है, एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लेन से काटने को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। बट कुछ कुछ पॉरीफेरेंस या बोल सकते हैं कि कुछ कुछ स्पॉन्जेस के अंदर रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिल जाती है, बट मोस्ट ऑफन ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल ही होते हैं। ठीक है, तो बॉडी ये कैसे होती है, इनकी एसिमेट्रिकल होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी ये पॉरीफेरेंस होते हैं या जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं वो सारे के सारे ससाइल होते हैं। ठीक है, ऑल आर ससाइल, ऑल आर ससाइल। आप पूछेंगे ससाइल का मतलब क्या होता है, तो ससाइल का मतलब होता है जो किसी एक सबस्ट्रेटम से फिक्स हो। ठीक है, यानी ये मोशन नहीं कर सकते, मूव नहीं करेंगे, एक जगह फिक्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, फिक्स्ड विद द स्ट्रेटम, यानी ये स्ट्रेटम के साथ फिक्स होगा, यानी बेस के साथ फिक्स होगा। जिस भी बेस के साथ ये अटैच्ड है उस बेस के साथ फिक्स हो जाएगा, यानी मूव नहीं कर सकता। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर इसके बॉडी वॉल्स को देखें, यानी कि स्पॉन्जेस के जो बॉडी वॉल के स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो जो बॉडी वॉल होता है इसका, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखने की स्टार्ट करें, बाहर से अंदर की तरफ देखना स्टार्ट करें, तो जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल है, आउटर लेयर वो बना होता है आपका पिनाकोडर्म सेल्स का, पिनाकोडर्म लेयर होता है। आउटर लेयर किसका बना होगा, पिनाकोडर्म सेल्स का बना होता है। ये ध्यान रखना है क्योंकि अभी आगे फर्दर हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आउटर लेयर पिनाकोडर्म का होता है। ठीक है, दूसरा जो लेयर है, जो मिड वाला जो लेयर है, उसको बोलते हैं मीजनकाइम लेयर। ठीक है, मीजनकाइम लेयर, मीजनकाइम लेयर। ये जो मीजनकाइम लेयर है ये आपका मिडिल लेयर होता है, ये मिडिल लेयर होगा, यानी बीच में प्रेजेंट होगा। इसको भी हम एग्जाम्पल और इसको डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे इनर लेयर होता है, अगर हम सबसे इनर लेयर की बात करें, इनर लेयर, तो इनर लेयर होगा आपका कौन सा, इनर लेयर को हम बोलते हैं क्वानोडर्म्स। इनको क्या बोलेंगे, क्वानोडर्म लेयर, यानी एक क्वानोडर्म सेल्स का बना होता है। ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, स्पॉन्जोसिल कैविटी आ जाता है। इन तीन लेयर के बाद हमें क्या देखने को मिल जाता है, फिर देखने को मिल जाता है स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल कैविटी देखने को मिल जाता है। इन लेयर्स के बारे में, इस लेयर के बाद, इन तीन लेयर्स के बारे में बात जो अगर हमें देखने को मिले, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो हमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्पॉन्ज, एक सिंपल टाइप का एस्कॉन टाइप का स्पॉन्ज का हमने डायग्राम ले रखा है। ठीक है, तो आप देखो बाहर से हम अंदर की तरफ, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, ये बॉडी वॉल है। ये क्या है, इसका पूरा का पूरा हमारा इसका बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है। अब इस बॉडी वॉल को हम आउटर से इनर लेयर में, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, तो ये जो आउटर लेयर है जो आप देख रहे हो रेड रेड कलर का, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, इसको बोल रहे हैं हम पिनाकोडर्म। ये क्या है, मेरा पिनाकोडर्म लेयर है, ये आउटर लेयर है। ये क्या है, हमारा आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर हो गया आपका। उसके बाद क्या होगा, ये जो मिडिल में आप देख रहे हो थोड़ा सा पर्पल कलर का यहाँ पे, ये कैसा है, ये मीजनकाइम हो गया। ये हमारा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, मीजनकाइम है। ये कौन सा लेयर हो गया हमारा, ये है हमारा मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और जो सबसे इनर लेयर है, जो ग्रीनिश कलर का देख रहे हो, इसको क्वानोडर्म बोलते हैं। ये क्या है, ये क्वानोडर्म सेल्स है। ये सबसे क्या हो गया, ये इनर लेयर है, ये इनर लेयर हमारा हो जाएगा।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्पॉन्जेस के बॉडी वॉल की, तो बॉडी वॉल को तीन पार्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, आउटर से इनर की तरफ। आउटर लेयर क्या हो गया, पिनाकोडर्म सेल्स का बना होगा। मिडिल लेयर जो है वो मेसेनकाइम सेल्स का बना होता है, और ये क्या होगा, क्वानोडर्म जो है वो इनर लेयर है। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, जो मेसेनकाइम है, मेसेनकाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे जब हम बात करेंगे स्केलेटन बनाने में, क्योंकि मेसेनकाइम के अंदर जो मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको अमीबोसाइट सेल्स बोलते हैं, या आर्कियोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, इसका काम होता है स्केलेटन फॉर्मेशन में, या स्पाइक्यूल्स, कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो किस में हेल्प करते हैं ये, हेल्प्स इन स्केलेटन स्केलेटन फॉर्मेशन। तो ये ध्यान रखना है, जो मिडिल लेयर है या मेसेनकाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे जाके, ठीक है। तो ये तीन लेयर हो गया। अब तीन लेयर के बाद ये जो कैविटी हमें दिख रही है, बड़ी सी कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्जोसील है, ये अलग अलग टाइप के स्पॉन्जेस के अंदर अलग अलग तरीके से लाइंड होती है, ठीक है। जैसे अगर हम एस्कॉन टाइप की बात करें, अभी हम ये आगे डील करेंगे, अभी यहाँ पे तो नहीं डील कर रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। अगर एस्कॉन टाइप की अगर हम बात करें यहाँ पे स्पॉन्ज को, तो उसके अंदर जो क्वानोडर्म लेयर है, वहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो येलो येलो कलर के सेल्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्वानोसाइट सेल्स, ठीक है। अब ये जो क्वानोसाइट सेल्स होते हैं, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। इसका काम क्या होता है, जब ये इस तरीके से ये जो फ्लैप करते हैं, बीटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ये जो फ्लैजिला ये बीट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होगा, जो वाटर है ये ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सब चीजें हम अभी पढ़ेंगे, बट थोड़ा आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया। ये हमने पढ़ लिया कि क्वानोसाइट सेल्स क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो नेक्स्ट अगर क्या होता है, यहाँ पे जितने भी स्पॉन्जेस हैं उसके स्केलेटन की बात करें, जो स्केलेटन है वो क्या हो सकता है, कैलकेरियस हो सकता है या सिलिकेशियस हो सकता है, यानी कैल्शियम का भी बना हो सकता है या सिलिका का बना हो सकता है। तो स्केलेटन कैन बी कैलकेरियस कैलकेरियस ये क्या होगा, कैलकेरियस हो सकता है, मीन्स कैल्शियम का बना होगा, कैल्शियम का बना हो सकता है, और या हो सकता है सिलिका का बना होता है, तो सिलिसीशियस होगा, सिलिसीशियस या सिलिका का। कहीं स्पेलिंग अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, तो स्केलेटन कैलकेरियस हो सकता है या सिलिकेशियस हो सकता है, यानी सिलिका का बना हो सकता है या कैल्शियम का बना हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, तो क्योंकि अब इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंदर जो डाइजेशन होगा वो सेल के अंदर होगा। तो अगर डाइजेशन सेल के अंदर होता है, तो इस तरीके के डाइजेशन को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन होगा हमारा इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होने वाला है यहाँ पे डाइजेशन। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अंदर क्योंकि कोई भी सिस्टम तो है ही नहीं, तो नहीं सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी हमें नो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज फाउंड, यानी इसके अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, यार जब एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर है ही नहीं, तो फिर ये कैसे रेस्पायर करता है और कैसे एक्सक्रीट करता है, बिकॉज ये लिविंग तो है। तो जब लिविंग है तो ये दोनों चीजें तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तो ये कैसे मैनेज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का काम कैसे मेंटेन करता है, तो ये अभी हम जस्ट थोड़ी देर में डील करेंगे। इसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम। ये जो कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम ही क्या करेगा, यहाँ पे इसके रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऑल्दो इसके पास रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, फिर भी ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन वाले फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बोल सकते हैं दिस इंपॉर्टेंट सिस्टम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैनाल सिस्टम।
अब ये कैनाल सिस्टम होता क्या है ये अभी हम थोड़ी देर में जस्ट डील करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम के ऊपर ही है। इसी को हमने ज़्यादा एम्फसाइज किया है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो कैनाल सिस्टम हेल्प करेगा। नेक्स्ट अब थोड़े आगे और कैरेक्टर्स के बारे में डील करते हैं। तो यहाँ तक के कोई कैरेक्टर में कोई डाउट आ रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब दूसरे कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो जनरली क्या है, जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं, यानी अगर हम 9 कैरेक्टर की बात करें तो जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं वो सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑल स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, सारे के सारे स्पॉन्जेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organ is present on a सिंगल बॉडी के अंदर अगर मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। यानी यहाँ पर क्या है कि जितने भी स्पॉन्जेस है वो हर्माफ्रोडाइट है। तो यानी अगर हर्माफ्रोडाइट होंगे तो क्या उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि, क्योंकि अब दोनों मेल और फीमेल तो एक ही बॉडी के अंदर है, तो जब मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर है तो क्या वहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने की जरूरत है, होगी यहाँ पे या नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही एक ही में प्रेजेंट है। तो ऐसा होता क्या है स्पॉन्जेस के अंदर, हम बोल सकते हैं एक अलग ही तरह का हमें यहाँ पे फिनोमेना देखने को मिलता है। फिनोमेना क्या देखने को मिलता है, ऑल्दो ये हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो मैच्योरेशन पीरियड है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर at different time, so they prefer cross fertilization, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग टाइम पे मतलब मैच्योर हो रहे हैं। मान लो कि ये एक स्पॉन्ज है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये एक स्पॉन्ज है, इसमें पहले मेल मैच्योर हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है। तो अब ये मेल स्पर्म क्या कर सकता है, इसके ओवा को फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता। वैसे मान लेते हैं ये दूसरा क्या है, स्पॉन्ज है, यहाँ पर फीमेल वाला पहले मैच्योर हो गया है और मेल वाला क्या है यहाँ पे मैच्योर नहीं हुआ है। इस कंडीशन में ये फीमेल ये मेल को मैच्योर, मतलब कि यहाँ पे क्रॉस मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो इस केस में क्या होगा, ये मेल का जो स्पर्म है वो इस मतलब कि स्पॉन्जेस को जाके या क्या करेगा, फर्टिलाइज कर सकता है। तो यहाँ पे ये सीन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑल्दो दे आर हर्माफ्रोडाइट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट सेल्फ फर्टिलाइजेशन हेयर, ओके, बिकॉज बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेच्योर एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल, अलग अलग टाइम इंटरवल पे ये मेच्योर होते हैं, इसलिए हमें ये सब चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जितने भी स्पॉन्जेस हैं इनके अंदर एक स्पेशल पावर देखने को मिलती है और उस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन। तो बोल सकते हैं स्पॉन्जेस शो द पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी रीजनरेशन की इनमें पावर देखने को हमें मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम छोटे छोटे और चीजें डिस्कस कर लें कि इनके अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन दो मेथड से हो सकता है इसके अंदर। एक मेथड ऑल्दो आप जानते ही हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब ये जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके भी अलग अलग मोड होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, फिजन के थ्रू हो सकता है, ठीक है।
उसके अलावा इनके अंदर एक अलग तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं रिडक्शन बॉडी। रिडक्शन बॉडी इसके थ्रू हो सकता है या फिर गेमा कप के थ्रू हो सकता है। गैमा कप के थ्रू हो सकता है। अब ये सब होता है क्या है, आज इसी लेक्चर में हमें रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल करना है, तो वहां पे हम इसको डील कर लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा क्या, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन भी कैसा होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का होगा, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। अभी जो हम नेक्स्ट पॉइंट डील कर रहे हैं, जो 12 पॉइंट नंबर 12 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे क्लीवेज की बात करें, ठीक है, क्लीवेज यहाँ पर जो स्पॉन्जेस होता है उनका होलोब्लास्टिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है। तो ये क्या होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक है, ठीक है, बट जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक है मीन्स कि सब कुछ बना सकता है उसका क्लीवेज, बट डायरेक्टली ये मतलब ऑर्गेनिज्म में जंप नहीं करता। इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट नेचर। इनडायरेक्ट नेचर, इनडायरेक्ट नेचर का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें लार्वल स्टेजेस देखने को मिलता है। लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जनरली होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब है कि क्लीवेज चाहे तो डायरेक्टली पूरा का पूरा स्पॉन्ज डायरेक्टली ही बना सकता है, वो डायरेक्टली अडल्ट स्पॉन्ज को बना सकता है। बट यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली अडल्ट स्पॉन्ज को ना बना के ये अपने आप को कैसा डेवलपमेंट चूज करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट चूज करता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली अडल्ट बनाने से पहले वो लार्वल स्टेज को प्रेफर करेगा। मींस कि अडल्ट बनने से पहले यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मेनली अगर हम बात करें तो दो तरीके के लार्वा देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। तो लार्वल स्टेजेस आपको याद ही रखने हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो जो लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि डायरेक्टली अडल्ट नहीं बन रहा, पहले लार्वा बनेगा। और यहाँ पे जो लार्वा बनेगा उस लार्वा का नाम क्या है, एक को बोलेंगे पैरन काइमुला लार्वा, पैरन काइमुला, पैरन काइमुला लार्वा। और दूसरा होता है हमारा एम्फी, एम्फी ब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा में क्या होता है, इसके हाफ पार्ट में फ्लैजिला या बोल सकते हैं कि थोड़े सा फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, आधे पार्ट में स्ट्रक्चर नहीं होता, अंदर से हॉलो होता है। बट पैरेन्काइमुला में क्या होता है, टोटली सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड लार्वा होता है। तो पहले लार्वल स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है। अब ये लार्वल स्टेजेस कन्वर्ट होंगे हमारे किस में, अडल्ट स्पॉन्ज के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे अडल्ट से पहले लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए जो डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोल रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये था हमारा, अभी हमने जो डील किया वो डील किया क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जेस, हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो डायरेक्टली आपको क्या है, वो लिंक डायरेक्टली उसका जो नोटिफिकेशन है आपके ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब चैनल के अंदर आ जाएगा। और आप क्या है, मतलब कोई भी अपडेट हमारा मिस नहीं करेंगे। ये सारा का सारा जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सारा का सारा आपको PDF फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप समझिए। कोई डाउट आता है, कोई सजेशन है वीडियो को लेके, तो प्लीज़ वो सजेशन आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा और उससे रिलेटेड रिस्पॉन्ड भी आपको करूंगा। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पे, वो पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम के बारे में कि कैनाल सिस्टम क्या होता है। और कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पॉन्जेस के अंदर। अगर कैनाल सिस्टम मान लो एक पल के लिए खत्म हो जाए तो स्पॉन्जेस ही खत्म हो जाएंगे, इतना खतरनाक काम करता है ये कैनाल सिस्टम हमारा। तो कैनाल सिस्टम होता क्या है, तो पहले इसको समझेंगे। अगर हम बात करें एक नॉर्मल स्पॉन्ज को, नॉर्मल स्पॉन्जेस का जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है, यानी कि उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश या उसको डिफरेंशिएट करने वाला जो फीचर होता है, वो फीचर ये है
कि इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे माइन्यूट स्पोर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे परफोरेशन प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत सारे छेद प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन पोर्स को हम अभी आगे डील करेंगे, डर्मल ऑस्टिया बोलते हैं। जितने भी ये जो इसके बॉडी वॉल पे या बॉडी सरफेसेस पे जितने भी पोर्स होते हैं, इन सारे पोर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डर्मल ऑस्टिया। जितने भी होल्स होंगे उनको बोलेंगे डर्मल ऑस्टिया। तो बॉडी के ऊपर बहुत सारे परफोरेशन, बहुत सारे ओस्टिया का प्रेजेंस होना, ये क्या है, स्पॉन्जेस का डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो प्रेजेंस ऑफ, यहां पे मैं लिख सकता हूं स्टार मार्क करके, क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया और पोर्स ऑन बॉडी सरफेस इज द डिस्टिंग्विशिंग, क्या है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। तो मैंने ये चीज आपको पहले क्यों बताई कि यहाँ पे पोर्स का प्रेजेंस होना एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है स्पॉन्जेस का। बेसिकली जब तक हमें ये नहीं पता होगा पोर्स का प्रेजेंस होना, तब तक हम कैनाल सिस्टम को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, अब इस पोर्स से होगा क्या, इस पोर्स से समझ लेते हैं कि पोर्स कैनाल सिस्टम को कैसे राइज करता है या कैनाल सिस्टम में हेल्प कैसे करता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जनरली मान लो ये कोई स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज की बॉडी पे बहुत सारे क्या है, इस तरीके से बॉडी डर्मल ऑस्टिया, बहुत सारे पोर्स हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो न्यूमरस पोर्स हैं, ये वाटर को एंट्रेंस के लिए या वाटर के इनग्रेस के लिए, अंदर जाने के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करता है। अब जब ये वाटर इसके अंदर एंटर कर जाएगा स्पॉन्जेस के अंदर, तो अब इस वाटर को फर्दर आगे की तरफ मूव करने के लिए यहां पर क्या है, स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिस का एक सिस्टम बना हुआ होता है। इस तरीके से मान लो कि ये क्या है, थोड़ा सा एक सिस्टम ऑफ स्पेसिस बना हुआ है। इन स्पेसिस की मदद से जो वाटर है, ये वाटर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा और फाइनली क्या होगा, इस पोर, ये जो बड़ा सा पोर दिख रहा है जिसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं, इस ऑस्कुलम की मदद से ये बाहर आएगा। तो ये जो सिस्टम ऑफ स्पेसिस है, इसी सिस्टम ऑफ स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम ऑफ स्पेसिस को ही हम क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कैनाल सिस्टम की डेफिनेशन। बट फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर, अदरवाइज ये मुझे नहीं लग रहा कि विजिबल है आप सभी को। अगर विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई डाउट होता है, विजिबिलिटी नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये वाला जो लाइट ब्लू कलर है वो आपके लिए विजिबल है। ठीक है, सो क्या होगा, द सर्टन, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द सर्टन सिस्टम ऑफ स्पेसेस, spaces present inside the sponge to provide passage to water current is called कैनाल सिस्टम। इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं ना कि घरों के अंदर हम या फिर रोड के अंदर देखते हो नाली जैसे बनाते हैं, या घरों के अंदर हम पाइप का सिस्टम, जैसे मान लो टंकी है, टंकी से बहुत सारे डिफरेंट रूम्स होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, उसके बाद किचन हो गया, वहां पे बहुत सारे पाइप्स के थ्रू क्या करते हैं, पानी को वहां तक पहुंचाते हैं। तो उसी तरीके से क्या है कि ये जो हमारा मान लेते हैं जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स हैं, इन पोर्स के थ्रू क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा।
अब इस वाटर को एक पैसेज देना है कि ये एंटर तो कर रहा है इसके थ्रू, अब बाहर जाना है तो उसके अंदर ये जो सिस्टम ऑफ स्पेसेस बना है, ये इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसेस बने हुए हैं, बहुत सारे इस तरीके से नालियां बनी हैं, या फिर बोल सकते हैं ऐसे पाइप्स लगे हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम सा बना रखा है इन्होंने इसके अंदर। ये जो सिस्टम ऑफ स्पेसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम बोलते हैं। यानी हम इस इनकरेंट वाटर को, यानी जो ये वाटर एंटर कर रहा है इसके अंदर, इनग्रेसिंग वाटर है जो वाटर एंटर कर रहा है, इसको एक पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पैसेज है जिसके थ्रू ये जो इनग्रेसिंग वाटर है इग्रेस कर रहा है, यानी बाहर निकल रहा है यहाँ से, इस पैसेज को ही हम क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम बोलते हैं। अब कैनाल सिस्टम का मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पॉन्जेस के अंदर। अगर कैनाल सिस्टम खत्म हुआ तो हम बोल सकते हैं स्पॉन्जेस भी ही गया, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके फंक्शन से हम इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन लिखा है कि जो कैनाल सिस्टम है वो स्पॉन्जेस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म तो सिसाइल हैं, या कहीं मूव तो कर ही नहीं सकते। अब जब मूव ही नहीं कर सकते तो किस तरीके से अपने आप को फूड को हंट करेंगे या फूड को लेके आएंगे। तो जनरली क्या होता है, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व फूड है, या बोल सकते हैं जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो वाटर करंट के थ्रू ही क्या होगा, इसके अंदर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है वो स्पॉन्जेस इसको एक्वायर करेगा और अपना न्यूट्रिशन गेन करेगा। साथ के साथ ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करेंगे, तो जो भी गैसेस इसके अंदर डिजॉल्व होगा वो, यानी ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या होगा, वाटर करंट के थ्रू इसके अंदर एंटर करेगा तो ऑक्सीजन को ये ले लेगा, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी वाटर करंट के थ्रू क्या है, बॉडी के बाहर निकल जाएगा। सेम एज क्या है, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि मान लेते हैं इस पर्टिकुलर स्पॉन्ज के अंदर जो भी अंदर स्पर्म बनेगा, ठीक है, इस स्पर्म को दूसरे स्पॉन्ज तक ले जाने के लिए क्या करेगा, ये वाटर करंट ही हेल्प करेगा। यहाँ से स्पॉन्ज को मतलब स्पॉन्ज के अंदर से स्पर्म को कलेक्ट करेगा और इसको ले जाके दूसरे स्पॉन्ज तक लेके जाएगा। तो एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इन सब के अंदर ये वर्क करता है, ठीक है। ये जो कैनाल सिस्टम है ये क्या करता है, फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, इन सभी चीजों को क्या करता है, लेके आता है, लेके जाता है, ये करने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अभी जस्ट बोला था रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे करता है, क्योंकि ये क्या करेगा, एक स्पॉन्ज से स्पर्म कैरी करेगा, उसको दूसरे स्पॉन्ज के ओवा तक लेके जाएगा और वहां पे उसका फर्टिलाइजेशन करवा देगा। तो एक स्पॉन्ज से निकलेगा और दूसरे स्पॉन्ज के ओवा तक लेके जाएगा और वहां पे ये क्या कर देगा, उसको फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना या फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। जो कैनाल सिस्टम है वो स्पॉन्जेस का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया का मतलब, क्योंकि ज्यादा वाटर आएगा, ज्यादा उसके अंदर सिस्टम ऑफ कैनाल सिस्टम बनेंगे तो एरिया बढ़ेगा। तो जब एरिया बढ़ेगा तो साथ के साथ क्या है, उसी रेशियो में वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। जब उसका एरिया इंक्रीज करेगा तो उसी रेशियो में क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इसलिए जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो इनका हमेशा फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि एरिया बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा, नहीं, अगर एरिया बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का जो रेशियो है, यानी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो, वो हमेशा कैसा रहता है, इसका फिक्स रहता है, ये कभी बढ़ता नहीं है। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कैनाल सिस्टम। और कैनाल सिस्टम नहीं होता तो हमें यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल जाती। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम में। अब यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो जनरली अगर हम बात करें कैनाल सिस्टम को जो स्पॉन्जेस के अंदर जो कैनाल सिस्टम है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा एस्कॉन टाइप, एक है साइकॉन टाइप और एक है ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप का एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलोनिया, ठीक है, ल्यूकोसिलोनिया हो गया। साइकॉन का साइकॉन या स्काइफा भी बोल सकते हैं, साइकॉन या इसको स्काइफा भी बोल सकते हैं, स्काइफा भी हो जाएगा। या फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर ल्यूकॉन की बात करें तो ये क्या हो गया, हमारा स्पॉन्जिला हो गया। अब ये एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप या ल्यूकॉन टाइप ये किस तरीके से होते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या रोल प्ले करते हैं, अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम की। एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम क्या होता है, तो ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है। यानी यहाँ पे ज्यादा बॉडी के अंदर कोई भी फोल्डिंग नहीं होती, सिंपल सा क्या है, एक सिंपल सा ट्यूबुलर बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। और उस ट्यूबुलर बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होंगे, बीच बीच में जैसे मान लो ये एक ट्यूबुलर बॉडी स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, ट्यूब लाइक बॉडी स्ट्रक्चर है। अब इस ट्यूब लाइक बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होंगे, बहुत सारे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो अब ये जो माइन्यूट पोर्स है तो कैनाल सिस्टम तो इसी की वजह से बनेगा क्योंकि वाटर इन्हीं से एंटर करेगा। तो ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फोल्डिंग हो ही नहीं रही है, सिंपल सा ट्यूब था,
ट्यूब के अंदर छेद हो गया, तो इससे क्या हो गया, ये बन के तैयार हो गया एस्कॉन सिस्टम या एस्कॉन टाइप बन के तैयार हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ये कैनाल सिस्टम है, यानी इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है ये। यूजुअली आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, एस्केनॉइड स्पॉन्जेस के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी जो एस्केनॉइड टाइप के स्पॉन्जेस हैं उसके अंदर देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ल्यूकोसोलोनिया हो गया, या फिर हम बात कर सकते हैं साइकोनॉइड का, जो अगर साइकोनॉइड स्पॉन्जेस जो होते हैं उसका एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं ओलियंथस। ये हम डील करेंगे सेकंड वीडियो लेक्चर में, जब मैं वहां पे क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि ओलियंथस टाइप क्या होता है। तो जनरली अगर हम ये बोल सकते हैं कि साइकोनॉइड टाइप का सबसे प्रिमिटिव फॉर्म है, यानी साइकोनॉइड बनने से पहले का जो फॉर्म होता है उसको ओलियंथस बोलते हैं, यानी कि जस्ट इसके बाद क्या है, साइकोनॉइड बन जाएगा। तो क्या होगा, एस्कोनॉइड में तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ओलियंथस टाइप ऑफ साइकोनॉइड स्पॉन्जेस के अंदर भी हमें इस तरीके का सिंपलेस्ट टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। अब इस कैनाल सिस्टम में हो क्या रहा है, जस्ट अभी बताया कि बॉडी क्या होगा, इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। अब क्योंकि बॉडी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल्स यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे क्या है पोर्स प्रेजेंट है, इस तरीके से मल्टीपल पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये ध्यान रखना है, लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पोर्स होंगे। इन पोर्स को, ये जो पोर्स है इनको हम बोल सकते हैं इनकरेंट पोर, इनको यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो इनकरेंट पोर बोल सकते हैं या ऑस्टिया बोल सकते हैं, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं डर्मल, डर्मल ऑस्टिया भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे ये डर्मल ऑस्टिया के फॉर्म में भी लिखा होता है। तो ये जो माइन्यूट पोर्स बने हैं यहाँ पे इनको बोलते हैं डर्मल ऑस्टिया। जैसे कि सपोज करो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम किसका है, एस्कॉन टाइप का है, ये हमारा एस्कॉन टाइप का डायग्राम है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा बॉडी एक ट्यूब लाइक बॉडी स्ट्रक्चर था, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इस तरीके से माइन्यूट पोर्स हमने क्रिएट कर दिए, बहुत सारे इस तरीके से माइन्यूट पोर किए, और इन माइन्यूट पोर को ही हम क्या बोल सकते हैं, इनकरेंट पोर या फिर डर्मल ओस्टिया बोल सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, इनकरेंट इनकरेंट पोर या फिर डर्मल ऑस्टिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डर्मल ओस्टिया हो गया। अब इन इनकरेंट पोर्स की मदद से क्या होगा, वाटर एंटर करेगा, यहाँ पे इनग्रेशन होगा। इनग्रेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ वाटर, यानी वाटर क्या होगा, यहाँ से एंटर करना स्टार्ट होगा। जितने भी पोर्स हैं, किसी भी पोर से ये वाटर इस तरीके से यहाँ से एंटर कर सकता है। अब वाटर एंटर करेगा, वाटर एंटर करने के बाद कहाँ होगा, इस कैविटी के अंदर आएगा। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। अब वाटर यहाँ पे कलेक्ट तो हो नहीं सकता, वाटर को हमें ऊपर भेजना है। तो वाटर को ऊपर भेजने के लिए क्या होगा कि जितने भी ये जो आपके क्वानोडर्म सेल्स हैं, ये यहाँ पे मैंने बताया था कि ये क्वानोडर्म लेयर है, क्वानोडर्म की लेयर के ऊपर ये क्वानोसाइट सेल्स होते हैं। ये जो क्वानोसाइट सेल्स हैं, ये क्वानोसाइट सेल्स क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और ये फ्लैजिला क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, इस तरीके से विप लाइक मोशन करते हैं, यानी इस तरीके से हिलते रहते हैं, इस तरीके से हिलना स्टार्ट करते हैं, बीटिंग करना स्टार्ट करते हैं। बीटिंग करने से क्या होगा कि जो पानी है, पानी का जो मोशन है वो ऊपर की तरफ होना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे यहाँ से नीचे से एंटर करेंगे। और बिकॉज ऑफ द बीटिंग ऑफ द फ्लैजिला ये सारा का सारा वाटर क्या है, इस बड़े से ओपनिंग के थ्रू ये बाहर निकलेंगे, और इस बड़े से ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। तो ये समझ में आया, एस्कॉन टाइप सबसे सिंपलेस्ट टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे मल्टीपल माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होंगे। उन माइन्यूट पोर्स को डर्मल ओस्टिया बोलते हैं। डर्मल ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करेगा। उसके बाद क्वानोसाइट सेल्स के अंदर जो फ्लैजिला है, बिकॉज ऑफ दैट बीटिंग ऑफ दैट फ्लैजिला क्या होगा, वाटर के अंदर फ्लो होना स्टार्ट होगा। फ्लो होने की वजह से वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा और इस बड़े से पोर के थ्रू ये बाहर निकलेगा, और इस बड़े से पोर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है, इसके अंदर जो स्पॉन्जोसील है, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्वानोसाइट सेल्स हैं, तो इनका जो स्पॉन्जोसील होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि स्पॉन्जोसील ऑफ एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम इज फ्लैजिलेटेड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको याद करना है, बिकॉज अभी हम आगे देखेंगे तो दूसरे में हो सकता है कि स्पॉन्जोसील फ्लैजिलेटेड ना हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान याद रखना है कि एस्कॉन टाइप में जो स्पॉन्जोसील होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कॉनोसाइट सेल्स की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पैसेज ऑफ वाटर, कि वाटर का पैसेज कैसे, मतलब वाटर का एंट्री कैसे होता है, किस तरीके से वाटर एंटर कर रहा है।
तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर यहाँ से एंटर करना स्टार्ट करेगा, इनग्रेशन ऑफ वाटर, वाटर की एंट्री इस पोर से होगी। इस पोर को नाम क्या दिया था हमने, डर्मल ओस्टिया। तो यहाँ पे इनग्रेशन ऑफ वाटर होगा, किसके थ्रू होगा, डर्मल डर्मल ऑस्टिया। डर्मल ऑस्टिया के थ्रू वाटर कहाँ एंटर करेगा, स्पॉन्जोसिल कैविटी में एंटर करेगा, और फिर स्पॉन्जोसिल कैविटी के अंदर से वाटर बाहर की तरफ एंटर करेगा, और बाहर किसके थ्रू जाएगा, ऑस्कुलम के थ्रू। तो यहाँ पे ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे पैसेज ऑफ वाटर है, क्या होगा, सबसे पहले इनग्रेशन ऑफ वाटर होगा किसके, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू, फिर स्पॉन्जोसिल में जाएगा, फिर ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी के बाहर ये वाटर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा एस्कॉन टाइप, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, ल्यूकोसिलोनिया। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस्कॉन टाइप। नेक्स्ट अब बात करते हैं साइकॉन टाइप। अब जो साइकॉन टाइप है, साइकॉन टाइप ऑब्वियस सी बात है एस्कॉन टाइप से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब ये बनता कैसे है, जनरली जब एस्कॉन टाइप, जनरली जो हमारा एस्कॉन टाइप है, उस एस्कॉन टाइप के अंदर जब फोल्डिंग होना स्टार्ट होती है, उसके बॉडी वॉल के अंदर जब फोल्डिंग, धीरे धीरे फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फोल्डिंग की वजह से ही एस्कॉन टाइप किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, साइकॉन टाइप में। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहले एस्कॉन टाइप था, एस्कॉन टाइप एस्कॉन टाइप था, इसके अंदर क्या होगा, फोल्डिंग होना स्टार्ट होगा, बॉडी वॉल के अंदर क्या होगा, फोल्डिंग होना स्टार्ट होगा, फोल्डिंग इन बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल में फोल्डिंग होना स्टार्ट होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइकॉन टाइप में। अब बॉडी वॉल में फोल्डिंग कैसे होगा, जैसे सपोज करो इनिशियली ये इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे थोड़े थोड़े होल्स प्रेजेंट थे। अब इसके अंदर बॉडी वॉल के अंदर अगर फोल्डिंग होना स्टार्ट होगा, तो बॉडी वॉल थोड़ा ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से, ऐसा ऐसा इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी वॉल के अंदर इस तरीके से फोल्डिंग होनी स्टार्ट हो रही है। तो अब बॉडी के अंदर फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अब ये क्या है, ये इससे इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। इसको हमने एस्कॉन बोला था, और ये क्या बन गया हमारा, साइकॉन बन गया। तो एस्कॉन से साइकॉन में ये बनना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा, बॉडी वॉल के अंदर फोल्डिंग की वजह से ये हमें क्या है, साइकॉन बनना स्टार्ट होता है। तो मैंने ये लिखा भी है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एस्कोनॉइड पैटर्न कन्वर्ट्स इनटू साइकोनॉइड पैटर्न। क्यों, बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ फोल्डिंग इन बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के अंदर फोल्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ तक चीजें आपको शायद समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो जल कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अब ये क्या है, कन्वर्ट होने की वजह से हो रहा है। तो अब क्योंकि कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्या होगा कि एस्कॉन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है मोर कॉम्प्लेक्स देन एस्कोनॉइड टाइप। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, साइकॉन के अंदर देखने को मिल सकता है, इसी को हम स्काइफा भी बोलते हैं, ग्रेंशिया के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये इनके अंदर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये फोल्डिंग करना स्टार्ट करेगा, तो अब यहाँ पे कैनाल सिस्टम के अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी स्टार्ट होगी, और हमें एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये अंदर की तरफ फोल्ड करना स्टार्ट होता है, तो उसकी वजह से हमें क्या है, दो नए तरह के कैनाल्स यहाँ पे बनने, हमें दिखने स्टार्ट होंगे। ये जो अंदर की तरफ इनग्रेव्ड स्ट्रक्चर है, इस वाले कैनाल को, ये जो कैनाल बना है, इस कैनाल को हम बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। इसको हम क्या बोलेंगे, इनकरेंट कैनाल। यानी सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनकरेंट कैनाल। अब इनकरेंट कैनाल के बाद जस्ट ये जो अंदर वाला ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। तो इनकरेंट कैनाल, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, रेडियल कैनाल देखने को मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ द फर्दर फोल्डिंग ऑफ द बॉडी वॉल, वी आर गेटिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल। वन इज इनकरेंट कैनाल एंड अनदर वन इज रेडियल कैनाल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये जो इनकरेंट कैनाल, जो ये रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल के अंदर आप देख रहे हो ये येलो येलो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं क्वानोसाइट सेल्स। ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर है, क्या है, क्वानोसाइट सेल्स हैं। और हमने अभी जस्ट पीछे वाले में देखा था कि क्वानोसाइट सेल्स क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो रेडियल कैनाल के अंदर क्वानोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, क्वानोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट। अब क्योंकि इनके अंदर क्वानोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये रेडियल कैनाल कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। ये ध्यान रखना, ये कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे ये।
क्योंकि कॉनोसाइट सेल्स की वजह से फ्लैजिलेटेड होंगे। बट यहाँ पर देखो कि कॉनोसाइट सेल तो एब्सेंट है, तो यहाँ पे जब ये एब्सेंट होंगे तो ये किस टाइप के सेल से बने होंगे, ये पिनाकोसाइट सेल्स का बने होते हैं, पिनाकोसाइट सेल्स। ये पिनाको इनकरेंट कैनाल पिनाकोसाइट सेल्स के बने होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या है, कोई भी फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड। ये कैसा होगा आपका, नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द फर्दर फोल्डिंग ऑफ द बॉडी वॉल वी आर गेटिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ canal. One is incurrent canal, another one is radial canal. Radial canal is lined by conocyte cell, that's why it is flagellated. इन अदर केस जो इनकरेंट कैनाल है उसके अंदर क्या होगा, पिनाकोसाइट सेल्स होंगे जो कि फ्लैजिलेटेड नहीं होते, तो नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। अब यहाँ पर क्या है, जो ये कॉनोसाइट्स के ऊपर ये जो ओपनिंग हमें थोड़ी सी दिख रही है, जो ओपनिंग यहाँ पे थोड़ी बन जाती है, इन ओपनिंग को यहाँ पे हम बोलेंगे, इन ओपनिंग को या तो इनकरेंट पोर या फिर इनको हम बोल सकते हैं डर्मल ऑस्टिया। अगेन इसको क्या बोलेंगे, डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सही से समझेंगे। तो पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि इसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर सके। जो इनकरेंट कैनाल, ये जो इनकरेंट कैनाल और ये जो रेडियल कैनाल है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, और कनेक्टेड होते हैं इन स्मॉल पोर्स की मदद से। इन पोर्स को बोलते हैं प्रोसोपाइल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल का काम क्या होता है, ये इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल के साथ जोड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो इनको बोलते हैं प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल का काम क्या है, इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कनेक्ट करते हैं। अब ये जो रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोसील से कनेक्ट करने के लिए ये हमें छोटा सा यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रहा है। ये जो छोटा सा स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एपोपाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, एपोपाइल। तो एपोपाइल का काम क्या होगा, एपोपाइल का काम होता है कि ये रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोसील्स के साथ कनेक्ट करता है। ये क्या करेगा, रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोसील के साथ कनेक्ट करेगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि पिनाकोसाइट इनकरेंट कैनाल इज नॉन फ्लैजिलेटेड एज इट इज लाइंड बाय पिनाकोसाइट सेल्स। और उसके बाद क्या है, ये रेडियल कैनाल के थ्रू कनेक्ट होगा थ्रू माइन्यूट पोर, जिसको हम प्रोसोपाइल बोलेंगे। रेडियल कैनाल फ्लैजिलेटेड होता है और कॉनोसाइट्स का बना होगा, और ये स्पॉन्जोसिल से कनेक्टेड होता है बाय एपोपाइल। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम डील करेंगे यहाँ पे वाटर की एंट्री कैसे होती है, पैसेज ऑफ वाटर क्या होता है इसके अंदर। उसके अलावा एक चीज और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन की ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो हमने एस्कॉन टाइप पढ़ा था, एस्कॉन टाइप में मैंने बताया था कि जो स्पॉन्जोसील होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। स्पॉन्जोसील क्या होता है, फ्लैजिल, यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट था पीछे वाले में, बट यहाँ पे देखो फ्लैजिला नहीं है। तो स्पॉन्जोसील कैसा है, नॉन फ्लैजिलेटेड। ये ध्यान रखना, ये कैसा है, नॉन फ्लैजिलेटेड। ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, स्पॉन्जोसील के अंदर फ्लैजिला होता ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्पॉन्जोसील कैसा होगा, नैरो होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड, कैविटी होगा, लैंड बाय पिनाकोसाइट सेल से होगा। ठीक है, उसके बाद वो ओपन होगा कहाँ, ऑस्कुलम में। तो एक बार अगर हम यहाँ पे पैसेज ऑफ वाटर की बात कर लें, तो पैसेज ऑफ वाटर क्या होगा, सबसे पहले मान लो ये डर्मल ऑस्टिया है, छोटा सा पोर। डर्मल ऑस्टिया की मदद से वाटर एंटर करेगा इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल में जाएगा, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से एपोपाइल में जाएगा, एपोपाइल से कहाँ आ जाएगा, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से कहाँ होगा, ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, यही पैसेज बनाया है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इंग्रेसिंग वाटर यानी एंटर करने वाला वाटर, ये इनकरेंट कैनाल के अंदर एंटर करेगा, बट किसके थ्रू एंटर करेगा, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू। तो ये ध्यान रखना है, ये किसके थ्रू एंटर करेगा, डर्मल ऑस्टिया, या इसी को हम इनकरेंट पोर भी बोल सकते हैं, इसको हम इनकरेंट पोर भी बोल सकते हैं। तो इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं, या तो डर्मल ऑस्टिया लिख सकते हैं या इनकरेंट पोर लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में जाएगा। इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाने के लिए प्रोसोपाइल की जरूरत होती है, प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में जाएगा। रेडियल कैनाल के बाद क्या होगा, एपोपाइल होता है, एपोपाइल, एपोपाइल से स्पॉन्जोसील में जाएगा, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ जाएगा, आउटसाइड जाएगा बॉडी के बाहर। तो ये पूरा का पूरा क्या है, पैसेज ऑफ वाटर है। किस केस में, आपका साइकॉन के केस में। ठीक है, एग्जाम्पल इसका स्काइफा हो सकता है, या इसी को हम साइकॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका। तो ये साइकॉन टाइप हो गया।
तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। ये लेक्चर शूट करने में, पूरा का पूरा पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है। अगर आप सिंपली चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, तो ये मुझे क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, सो दैट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ आपके लिए। सारे टॉपिक्स को जितना ईजी से ईजी वे में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कोई आपका सजेशन है तो प्लीज़ आप ज़रूर मेंशन करें कमेंट में, ठीक है। आप चाहें तो मेरे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सारा का सारा जो नोट्स है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे लिखने की भी टेंशन नहीं है, बस समझिए। सारे के सारे वर्ड्स को मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल वे में तैयार किया है आपके लिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। नेक्स्ट टाइप है हमारा ल्यूकॉन टाइप। ये थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या होगा, सबसे पहला एस्कॉन सबसे सिंपलेस्ट था, फिर साइकॉन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ, और ल्यूकॉन क्या है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। यहाँ पर क्या है कि फोल्डिंग जो साइकॉन टाइप थी उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। साइकॉन टाइप में तो बस बहुत कम फोल्डिंग थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो रही है। तो साइकॉन टाइप में अगर बहुत ज्यादा फर्दर फोल्डिंग होती है साइकॉन टाइप में, तब जाके हमें क्या बनता है, ल्यूकॉन टाइप। यानी हमारे पास साइकॉन टाइप था पहले से ही, अब उसके अंदर और ज्यादा फोल्डिंग हो रही है। जैसे उसमें फोल्डिंग हुई थी वैसे इसमें भी फोल्डिंग हो रही है। तो फोल्डिंग होने से ही हमें ल्यूकॉन टाइप देखने को मिलता है। अब ल्यूकॉन टाइप की वजह से अगर सपोज करो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री थी भी, तो वो भी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ ल्यूकॉन, या बोल सकते हैं ओवर फोल्डिंग की वजह से ये अपना रेडियल सिमेट्री लॉस्ट कर देते हैं, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं एसिमेट्रिकल या इरेगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, इरेगुलर या एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे चीजें थोड़ा समझना अच्छा भी है, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। तो इसको मैं सबसे सिंपल वे में करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, पहले क्या थे, फ्लैजिलेटेड चैम्बर थोड़े बड़े बड़े थे, बट अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर का मतलब जहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, कॉनोसाइट सेल प्रेजेंट होगा, वो छोटे हो जाएंगे, स्फेरिकल हो जाएंगे। और कॉनोसाइट तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वही फ्लैजिला प्रेजेंट करते हैं या फ्लैजिला उसमें बनाते हैं। उसके अलावा इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अलावा जो दूसरे चैम्बर्स होंगे वो सारे के सारे नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे और पिनाकोसाइट सेल से लाइंड अप होंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि अब यहाँ पे जो पैसेज है वो कुछ अलग तरीके का बनेगा, ठीक है। सबसे ऊपर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, डर्मल ओस्टिया। डर्मल ओस्टिया के थ्रू क्या होगा, वाटर अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर करेगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। तो सबसे पहले क्या होगा, इनकरेंट कैनाल में जाएगा। अब जो वहां पर रेडियल कैनाल था, जो इससे पहले हम साइकॉन पढ़ रहे थे, वहां पर रेडियल कैनाल था। रेडियल कैनाल थोड़ा सा बड़ा था, बट अब यहाँ पे रेडियल कैनाल को हम यहाँ पे बोलेंगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, ठीक है। अब ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर स्फेरिकल शेप का हो जाता है और इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो जाता है। तो वाटर कहाँ से कहाँ पाएगा, इससे यहाँ पर आना स्टार्ट करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको अगेन प्रोसोपाइल ही हम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्रोसोपाइल पाइल बोलेंगे। यानी इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाने के लिए जो स्पेस होगा, ये जो स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसोपाइल बोलेंगे। प्रोसोपाइल से ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर जाएगा। फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद अब यहाँ पर होगा क्या, ये जनरली इसके अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ल्यूकॉन्स के अंदर, जो हमारे स्पॉन्जोसील कैविटी है, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से, जनरली इससे पहले हमने देखा जितने भी एस्कॉन और साइकॉन टाइप में स्पॉन्जोसील कैविटी बहुत ज्यादा बड़ी थी, बट यहाँ पे जो स्पॉन्जोसील कैविटी है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। यहाँ पे बिल्कुल स्पॉन्जोसील बचा ही नहीं है, बहुत कम बचा है स्पॉन्जोसील। तो ये जो स्पॉन्जोसील इतना ज्यादा रिड्यूस हुआ है, उसका रीजन ये है कि जो स्पॉन्जोसील है वो कुछ दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, कुछ इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गया है। इन ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स इनको बोलते हैं एक्स करंट कैनाल। ये जो एक्स करंट कैनाल है वो क्यों बना है, बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ स्पॉन्जोसील कैविटी। ये क्यों बना है, बिकॉज क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन ऑफ स्पॉन्जोसील स्पॉन्जोसील कैविटी। स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर रिडक्शन हुआ है जिसकी वजह से एक्स करंट कैनाल बना है। अब ये जो एक्स करंट कैनाल है वो किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली फ्लैजिलेटेड चैम्बर से कनेक्टेड है। तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जो वाटर है, अब वो जो एक्स करंट कैनाल में आएगा तो उसके लिए इस पोर्स को पास आउट करना होगा। इस पोर को अब नाम क्या देंगे, यहाँ पे एपोपाइल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम एपोपाइल बोलेंगे।
और फिर एपोपाइल से ये एक्सकरेंट कैनाल में चला जाएगा, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो ये जो एक्सकरेंट कैनाल है ये मेन स्पॉन्जोसील कैविटी के थ्रू ये यहाँ पे इस ओपनिंग के पास जाएगा, और इस ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे, ऑस्कुलम बोलेंगे, और ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर चला जाएगा। तो एक बार मैं इसको ल्यूकॉन टाइप को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जनरली क्या है, साइकॉन टाइप के जो कैनाल है अगर उसके अंदर फर्दर फोल्डिंग होने स्टार्ट हो जाती है, बॉडी वॉल फर्दर फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से स्पॉन्जोसिल कैविटी रिड्यूस हो जाएगी। जो हमारा रेडियल कैनाल था, रेडियल कैनाल कन्वर्ट हो जाएगा छोटे छोटे स्फेरिकल लाइंड या फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर ही बोलेंगे। यहाँ पे कॉनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन बाकी उसके अलावा जितने भी चैम्बर्स होंगे वो सारे के सारे नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे और वो पिनेकोसाइट से कनेक्टेड होंगे। जो इनकरेंट कैनाल है उसके अंदर वाटर डर्मल ओस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, फिर प्रोसोपाइल के थ्रू ये एंटर करेगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद यहाँ पे एपोपाइल के थ्रू ये एंटर करेगा एक्सकरेंट कैनाल, और एक्सकरेंट कैनाल से ये मेन स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाएगा। मेन स्पॉन्जोसिल कैविटी के में जाने के बाद ऑस्कुलम के थ्रू ये बॉडी के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कैविटी है, जो रिड्यूस स्पॉन्जोसिल कैविटी है, यहाँ पे भी फ्लैजिला नहीं है, यहाँ पे भी फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जनरली मोस्ट ऑफन हमें देखने को मिलता है जो ल्यूकॉन टाइप है, वो ल्यूकॉन टाइप बनता है साइकॉन टाइप के अंदर ओवर फोल्डिंग की वजह से। लेकिन एक ग्रुप है स्पॉन्जेस का जिसको बोलते हैं डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी में क्या होता है, साइकॉन के अंदर फोल्डिंग नहीं होता, वो विदाउट साइकॉन की फोल्डिंग के ही बनता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केस है, किसके केस में, डेमोस्पॉन्जी। ठीक है, तो डेमोस्पॉन्जी को भी हम डील करेंगे, उससे पहले हम पैसेज ऑफ वाटर डील कर लेते हैं। पैसेज ऑफ वाटर देखो क्या है यहाँ पे, पैसेज ऑफ वाटर क्या होगा, सबसे पहले वाटर है, ये डर्मल ओस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में जाएगा, फिर प्रोसोपाइल के थ्रू कहाँ पे एंटर कर रहा है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर, फिर एपोपाइल के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल, फिर मेन स्पॉन्जोसिल कैविटी, फिर ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी के बाहर। तो इसको मैं यहाँ पे इसी चैनल को बना लेते हैं, फिर उसके बाद मेन डेमोस्पॉन्जी डील करेंगे। तो इंग्रेशन ऑफ वाटर किसके थ्रू होगा, अगेन यहाँ पे डर्मल ओस्टिया होगा हमारा, डर्मल ओस्टिया या इनकरेंट पोर बोल सकते हैं, डर्मल ओस्टिया होगा। फिर इनकरेंट कैनाल के थ्रू ये कहाँ जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जा रहा है, लेकिन उस वहां तक जाने के लिए क्या चाहिए, प्रोसोपाइल चाहिए, प्रोसोपाइल चाहिए। प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर उसके बाद क्या चाहिए, एपोपाइल, एपोपाइल चाहिए। एपोपाइल के बाद एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा, फिर ऑस्कुलम के थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जितने भी जो हमारे ल्यूकॉन टाइप है, ल्यूकॉन टाइप ये बनते क्यों हैं, ये बनते इसलिए हैं बिकॉज ऑफ फोल्डिंग, फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल, बॉडी वॉल इन साइकॉन टाइप। अगर साइकॉन टाइप के अंदर बॉडी के अंदर फोल्डिंग होती है तब जाके वो ल्यूकॉन टाइप को बना पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे डेमोस्पॉन्जी के अंदर, एक स्ट्रक्चर, एक कैटेगरी है डेमोस्पॉन्जी, डेमोस्पॉन्जी, डेमोस्पॉन्जी के अंदर साइकॉन के अंदर फोल्डिंग नहीं होती। डेमोस्पॉन्जी डायरेक्टली क्या है, लार्वा से अडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे साइकॉन को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, और ऐसे टाइप को हम बोलते हैं रेगॉन टाइप। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर होता है सबसे सिंपलेस्ट टाइप का बोल सकते हैं, ये सिंपल है इसे एक टाइप से बोले तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है कि रेगॉन टाइप का जो हमें सिस्टम मिलता है कैनाल सिस्टम का, वो डेमोस्पॉन्जी के अंदर देखने को मिलता है। और ये क्या है, डायरेक्ट रीअरेंजमेंट होता है इनर सेल मास का। यानी जनरली इसमें क्या होगा कि जो इनर सेल मास है बॉडी का, यानी जो जिन बॉडी से जाके स्पॉन्ज बनने वाले हैं उन इनर सेल मास का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे ल्यूकॉन का फॉर्मेशन साइकॉन की वजह से नहीं हो रहा, डायरेक्टली किससे हो रहा है, इनर सेल मास से, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है इनर सेल मास से, इनर सेल मास से डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, रेगॉन टाइप में ये जो ब्रॉड है, ब्रॉड इसका जो ये जो बेस देख रहे हो, ये बेस कैसा होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और यहाँ पे सिंगल एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से यहाँ से ऑस्कुलम प्रेजेंट होगा और यहीं से वाटर बाहर एग्जिट करता है। ठीक है, तो जो बेसल वॉल है जिसको हम हाइपोफेयर बोलते हैं, जो बेसल वॉल है, बेसल वॉल उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफेयर बोलते हैं, और इसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। ये देख रहे हो आप यहाँ पे कोई भी कॉनोसाइट सेल्स नहीं होता, तो फ्लैजिला नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अपर वॉल के अंदर यहाँ पे स्पॉन्जियोफोर प्रेजेंट होगा, स्पॉन्जियोफोर प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद
ये जो एपोपाइल है, एपोपाइल प्रोसोपाइल, ये बहुत माइन्यूट होते हैं। ये जो एपोपाइल है ये थोड़ा वाइड हो जाता है, लेकिन प्रोसोपाइल क्या होता है, ये बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है बेसिकली। इसके अंदर ये क्या होगा, ये काफी ज्यादा माइन्यूट होगा, ये ध्यान रखना है। डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया ओपन्स टू द सबड्यूरल स्पेस विच एक्सटेंड बिलो द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। ये जो ऊपर की तरफ जो डर्मल ऑस्टिया होता है वो बहुत क्या होता है, माइन्यूट होता है, और ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ जाता रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैनाल सिस्टम है वो बहुत सिंपलेस्ट टाइप का है। यहाँ पे डर्मल ऑस्टिया और एपोपाइल और प्रोसोपाइल के बीच में हम ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जो यहाँ पर ये जो लाइंड है, ये अंदर वाला फ्लैजिलेटेड चैम्बर होता है वो काफी छोटा होता है और कॉनोसाइट से बना होता है। अदरवाइज इसके अंदर वाली कैविटी में कोई भी स्पॉन्जोसिल के अंदर कोई भी कॉनोसाइट सेल्स नहीं प्रेजेंट होते, ये ध्यान रखना है। और स्पॉन्जोसिल के ऊपर सिंगल ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमें ये ज्यादा डिटेल नहीं करना, सिंपल इतना ध्यान ध्यान देखना है कि जो रेगोन टाइप है वो डेमोस्पॉन्जी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो बनता है वो इनर सेल मास से बनता है। इसके अंदर साइकॉन का कोई भी रोल नहीं है। साइकॉन में यहाँ पे ये साइकॉन के थ्रू नहीं बनता, ये डायरेक्टली इनर सेल मास के थ्रू बनता है। ब्रॉड इसका बेस होता है, जो जनरली बेसल वॉल है वो हाइपोफेयर बोला जाएगा, फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होता है स्मॉल होता है। प्रोसोपाइल और एपोपाइल ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। एक सिंगल ऑस्कुलम होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रेगोन टाइप को आपको डिटेल करनी है। लेकिन जो हमें ज्यादा डिटेल करनी है वो डिटेल करनी है ल्यूकॉन टाइप के अंदर, जो बने हैं साइकॉन की वजह से। ये जो हम तीन टाइप डील करने वाले हैं ये साइकॉन के अंदर ओवर फोल्डिंग की वजह से हो रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ फोल्डिंग, फोल्डिंग इन साइकॉन, साइकॉन टाइप। अगर साइकॉन टाइप में फोल्डिंग होती है तो तीन टाइप के ल्यूकॉन बनेंगे, ठीक है। इनको अलग अलग, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। जो अभी हम ड्रैगन टाइप पढ़ा है हमने, ड्रैगन टाइप में वहां पे कोई भी फोल्डिंग नहीं होती है साइकॉन टाइप में, ये ध्यान रखना है आपको। बट यहाँ पर इन तीनों के अंदर साइकॉन टाइप के अंदर फोल्डिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो ल्यूकॉन है उसको बोलते हैं यूरीपाइलस टाइप, ठीक है। यूरीपाइलस टाइप में होगा क्या है इसको समझते हैं। यूरीपाइलस टाइप एक टाइप का सिंपलेस्ट टाइप का हम बोल सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट टाइप का क्या है, ल्यूकॉन है, सिंपलेस्ट टाइप का ल्यूकॉन है। यहाँ पे होगा क्या, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेगा। ये जनरली ये जो छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जितने भी ल्यूकॉन होते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं, सिंपल छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, डायरेक्टली एक्स करंट कैनाल से एपोपाइल के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यूरीपाइलस टाइप में होता क्या है कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर चैम्बर कम्युनिकेट्स कम्युनिकेट्स थ्रू कम्युनिकेट टू एक्स करंट कैनाल थ्रू थ्रू एपोपाइल। तो ये सबसे सिंपल है। सिंपल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो एक्स करंट कैनाल है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर लेता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर के थ्रू, मतलब कि कम्युनिकेट करता है थ्रू किस पोर के थ्रू, एपोपाइल के थ्रू। ये आपको प्लैंकिना में आप देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, आपका सिंपलेस्ट टाइप है, ये आपका सिंपलेस्ट टाइप है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पे अगर दोनों अलग अलग की बात करें तो पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। एफोडाइल टाइप में होता क्या है, एफोडाइल टाइप में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट में ब्लैक ब्लैक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, इसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो मेन स्ट्रक्चर है वो है एक्स करंट कैनाल। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो एक्स करंट कैनाल। अब तक क्या हो रहा था कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्स करंट कैनाल तक जाने के लिए सिंपल से एक छोटा सा पोर होता था जिसको हम एपोपाइल बोल रहे थे। लेकिन एफोडल में क्या होगा कि यहाँ पर एक नया ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ये एक्सकरेंट कैनाल है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली माइन्यूट पोर की जगह यहाँ पे एक नया ट्यूब बन के तैयार हो जाता है, एक नया स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है, जिसको एफोडस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफोडस बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक नया एफोडस बन के तैयार हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एफोडल टाइप बोलेंगे, और ये आपको जियोडिया में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एपोपाइल इज ड्रॉन, नैरो कैनाल, एपोपाइल, यहाँ पे देखो एपोपाइल जो होना चाहिए था, एपोपाइल एक गोल सा होना चाहिए था, बट वो ट्यूब में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एपोपाइल इज ड्रॉन, एपोपाइल इज ड्रॉन आउट a narrow tube called एफोडस। ठीक है, और ये एफोडस कनेक्ट करेगा एक्स करंट कैनाल से, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एफोडल टाइप बोल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिप्लोडल टाइप। डिप्लोडल टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे दो ट्यूब का फॉर्मेशन होगा एक साथ साथ। तो जनरली क्या था, ये हमारा क्या है, जो ब्लैक देख रहे हो, इसको तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, इसको बोल रहे हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से पहले जो इनकरेंट कैनाल था हमारा, ठीक है, अगर हम बात करें ये जो इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल डायरेक्टली किसके थ्रू जाता था, प्रोसोपाइल के थ्रू। यहाँ पे एक छेद हुआ करता था जिसको हम बोलते थे प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के थ्रू जो इनकरेंट कैनाल है डायरेक्टली फ्लैजिलेटेड चैम्बर में ओपन हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, प्रेसोपाइल भी अपने आप को उसने इलोंगेट कर लिया है, और इलोंगेट करने के बाद एक ये नया इसने ट्यूब बना दिया है। इस ट्यूब को उन्होंने नाम दिया प्रोसोडस, इसको नाम दिया प्रोसोडस, प्रोसोडस। और यहाँ पे फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, इसको कहाँ खुलना था, एक्स करंट कैनाल में खुलना था। तो डायरेक्टली एपोपाइल से खुल रहा था, तो उसकी जगह इसने फिर से एक ट्यूब बनाया जिसको उन्होंने एफोडस बोला। तो एफोडस तो पहले से प्रेजेंट था, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसोडस का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर एक साथ दो ट्यूब प्रेजेंट है, एफोडस और प्रोसोडस दोनों ही प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, डिप्लोडल टाइप बोलेंगे। अगर दो चैम्बर एक साथ बनते हैं, कौन कौन सा चैम्बर, एक है प्रोसोडस और एक क्या है, एफोडस। ठीक है, प्रोसोडस और एफोडस अगर दोनों बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डिप्लोडल। आपको मैं एक बार थोड़ा सा जनरल आपको रिलेशन आपको बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, देखो अभी अगर हम पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे अगर हम बात करें, तो देखो जनरली क्या था, इनग्रेशन ऑफ वाटर डर्मल ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल में गया। इनकरेंट कैनाल एक छोटी से ओपनिंग के थ्रू जाता है जिसको प्रोसोपाइल बोलते हैं, और उसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर में एंटर करता है। लेकिन अगर यही प्रोसोपाइल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना ले, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना ले, तो उसको नाम क्या दिया, प्रोसोडस। प्रोसोडस बना ले, उसके बाद फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक्सकरेंट कैनाल में डायरेक्टली एक छोटी सी ओपनिंग के थ्रू जाता है, जिसको बोलते हैं एपोपाइल। लेकिन अगर एपोपाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ले, इसको बोल सकते हैं एफोडस, इसको बोलेंगे एफोडस। तो अगर प्रोसोडस और एफोडस बन जाता है, तो प्रोसोडस एफोडस बनने की वजह से इसको क्या बोल देंगे, डिप्लोडल टाइप बोलेंगे। और ये डिप्लोडल टाइप में कहाँ देखने को मिलेगा, स्पॉन्जिला में देखने को मिलेगा और स्कैरिला में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ल्यूकॉन टाइप। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। स्पॉन्जेस के अंदर दो मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन का, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू हो सकते हैं, जैसे कि बडिंग के थ्रू हो सकता है, फिजन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, रिडक्शन बॉडीज की वजह से हो सकता है, रिडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैम्यूल की वजह से हो सकता है। तो बडिंग और फिजन तो आपने प्राइमरी स्कूल्स में, प्राइमरी क्लासेस में भी डील कर रखा होगा, यानी 11th-12th के अंदर आपने पढ़ रखा होगा। बस मैं इसमें थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें ज़्यादा मेरे लाइक बताने लायक कुछ है नहीं। बाकी हम दो पे ज़्यादा थोड़ा डिटेल करेंगे। तो बडिंग में होता क्या है, जैसे मान लो कोई स्पॉन्ज है, इस स्पॉन्ज में क्या होगा कि इसके जो मीजनकाइम सेल्स हैं, उसके अंदर जो मीजनकाइम सेल्स होंगे वो कुछ आउटग्रोथ्स का इस तरीके से फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो कॉलोनीज में कुछ इस तरीके से इसके आउटग्रोथ बनना स्टार्ट होते हैं। ये जो आउटग्रोथ है जब बॉडी से डिटैच हो जाएगा, इन आउटग्रोथ्स को हम बोलते हैं बड। अब जब ये बॉडी से डिटैच हो जाएगा, डिटैच होने के बाद ये आउटग्रोथ ही क्या करेंगे, न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर जनरली न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन बड के थ्रू होता है, बड होता क्या है, आउटग्रोथ। ये बड क्या है, आउटग्रोथ। तो अगर न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन बड के थ्रू होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बडिंग।
फिजन में क्या है, सिंपली डिवीजन। अगर मान लेते हैं कोई स्पॉन्ज है, डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन, डिवीजन इनटू टू। अगर एक स्पॉन्ज दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और वो दोनों पार्ट क्या है, दो नए स्पॉन्जेस को बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फिजन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन बॉडीज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। रिडक्शन बॉडीज होता क्या है, रिडक्शन बॉडीज। तो रिडक्शन बॉडीज बेसिकली स्पॉन्जेस के अंदर तब बनते हैं जब स्पॉन्जेस क्या है, किसी हार्श कंडीशन में है। ठीक है, ये कब बनेंगे, ड्यूरिंग हार्श कंडीशन, ड्यूरिंग हार्श कंडीशन। यानी कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श है, मतलब डेसिकेशन है, या बोल सकते हैं कि स्पॉन्जेस मरने ही वाला है। तो जब स्पॉन्जेस मरने वाला होता है तो स्पॉन्जेस की पूरी बॉडी क्या है, कुछ छोटे छोटे इनर सेल मासेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो मरने वाले स्पॉन्जेस होते हैं, जिनकी अब लगता है कि अब यार समय खत्म हो चुका है, तो इनका जितना भी फर्दर आउटग्रोथ्स है उन सबको ये मतलब क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, और अपने आप को इस तरीके से छोटे छोटे इनर सेल मासेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। ठीक है, या इन्हीं इनर सेल मास को हम रिडक्शन बॉडीज भी बोल रहे हैं, क्योंकि मान लेते हैं एक पहला अच्छा खासा एक स्पॉन्ज था, अब वो धीरे धीरे रिड्यूस होके क्या हो गया, उसने अपने आप को रिड्यूस करके इन छोटे छोटे मासेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसने अपने आप को इनर मतलब छोटे छोटे मासेस में कन्वर्ट किया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इनर सेल मास, या इसको बोल सकते हैं रिडक्शन, रिडक्शन बॉडीज। अब ये रिडक्शन बॉडीज क्या करेंगी, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन, तो ये फेवरेबल कंडीशन में क्या बना देंगे, नए स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, तो रिडक्शन बॉडीज का भी फॉर्मेशन, जो रिडक्शन बॉडीज है कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन या हार्श कंडीशन में। इसको हम लिख सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हमने रिडक्शन बॉडीज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल फॉर्मेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गैम्यूल फॉर्मेशन होता कैसे, इसको समझेंगे। गैम्यूल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो ये गैम्यूल फॉर्मेशन भी कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, अकर्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। इसमें होगा क्या कि जो पूरा का पूरा जो आपका स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज अपने आप को एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये फूड लेडन स्ट्रक्चर होता है। तो स्पॉन्ज क्या करता है, स्पॉन्ज कन्वर्ट इनटू अ सर्कुलर फूड लेडन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। उसको फूड लेडन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं गैमा। और इसके अंदर बहुत सारे इनर सेल मासेस या आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इनर सेल मास या आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं। ये आर्कियोसाइट सेल्स इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसके प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये क्या है, हार्श कंडीशन को झेल सके। ठीक है, अब जैसे जैसे कंडीशन फेवरेबल आना स्टार्ट होगा, तो जो भी ये फूड लेडन स्ट्रक्चर है धीरे धीरे क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे लेयर खत्म होना स्टार्ट होगा। और ये जो पूरा आर्कियोसाइट्स है, ये बॉड यहाँ पे ऑस्कुलम के थ्रू यहाँ पे बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद ये ग्रोथ करके न्यू स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको गैमा कब बोलते हैं, तो ये कब हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, फूड लेडन स्ट्रक्चर है, सो दैट कि कोई भी यहाँ पे जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं वो अपने आप को लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सके, और जो भी इसके अंदर जो फूड इन्होंने स्टोर कर रखा है वो फूड को क्या कर सकते हैं, यहाँ से धीरे धीरे गेन कर सकते हैं। इसके ऊपर की जो लेयर होती है वो काइटिनियस होती है, ताकि ये बाहर के हार्श कंडीशन को झेल सके। तो आउटर लेयर कैसा होता है, आउटर लेयर इज काइटिनियस, काइटिनियस होता है। ठीक है, ताकि हार्श कंडीशन को ये झेल सके। जैसे हार्श कंडीशन फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट होता है, ये सारा का सारा क्या है, ये पूरे अपने आप को धीरे धीरे आर्कियोसाइट सेल्स बाहर आएंगे और अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बट यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन रूल होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज रूल। यानी ऑल्दो ये हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन होगा क्या, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि एक इस मतलब कि जितने भी मेल और फीमेल है वो अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। तो क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे मान लो कि ये एक स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्ज क्या करेगा, अपने अंदर से स्पर्म को रिलीज करेगा, और ये जो स्पर्म है ये वाटर करंट के थ्रू बाहर निकलेंगे, ऑस्कुलम के थ्रू ये बॉडी के बाहर निकलेंगे, और बॉडी के बाहर निकलने के बाद क्या है, ये दूसरे मतलब कि स्पॉन्ज को टारगेट करेंगे। और दूसरे स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है, कॉनोसाइट सेल्स होते हैं। कॉनोसाइट सेल्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसके अंदर ही क्या है, यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होता है, ओवा प्रेजेंट होते हैं। ये ओवा को स्पर्म क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद जैसे ओवा को स्पर्म फाइंड आउट करेगा, फाइंड आउट करने के बाद फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करने के बाद अगेन जैसा नॉर्मल होता है सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद वही लार्वा, लार्वा सेटल होगा, सेटल होने के बाद ये न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर देता है। तो ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो आई होप कि आपको जो हमारा वीडियो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट के वीडियो में जो नेक्स्ट इसका पार्ट बनाएंगे उसमें हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ के साथ इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में, आपको समझ में नहीं आया, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये नोट्स आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होने के साथ साथ मैं उसको वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। चैनल पर नए हैं तो आई अर्ज कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, लाइक कर लें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।